नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नई चर्चा, एक नई पड़ताल में। भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं, एक इमोशन है। अंपायर के पहले भारत के लोगों के करोड़ों हाथ उठ जाते हैं ये बताते हुए कि सिक्सर लगा है या चौके लगे हैं। तो चलिए खेलों की नई पड़ताल करें और नए तरीके से समझें कि क्रिकेट भारत में इतना लोकप्रिय क्यों है, क्रिकेट के बदलते आयाम क्या है और क्रिकेट को लेके आज का जो हमारा युवा है वो क्या सोचता है। तो बात करते हैं हमारे लर्नर से, जो कि यूपीएससी की तैयारी और स्टेट पीसीएस की सर्विसेज की जो प्रिपरेशन है उनसे जुड़े हुए बच्चे हैं। इन सभी का बहुत स्वागत। हमारे साथ सूरज, रवि, अंशु, सचिन, अनमोल, काजल, अमितेश, कुलदीप, ये सारे बच्चे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हम सभी की तरफ से भारतीय टीम के की जो ये ग्रैंड एंट्री हुई चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके लिए भी हम सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हम अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं कुलदीप के साथ। इसके पहले कि हम लोग और डिटेल में समझे क्रिकेट को, कुलदीप आप एक हिस्ट्री हमें बताइएगा कि क्रिकेट का बेसिकली जो स्टार्ट है वो किस किस तरीके से हुआ है। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके मैम, जैसे कि हम बात करें क्रिकेट के इतिहास की, तो क्रिकेट का इतिहास 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था, जो आज विश्व के लोकप्रिय खेलों में से एक माना जाता है। हम्म। यदि बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो इसकी उत्पत्ति 16 से 11 ईस्वी ईस्वी में क्रिकेट को पहली बार खेल के रूप में मान्यता मिला। उसके बाद देखा जाए 1744 में पहली बार क्रिकेट का आधिकारिक नियम लाया गया, जैसे कि एलबीडब्ल्यू। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 18वीं शताब्दी में पहली बार अमेरिका और कनाडा के बीच पहला टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला गया है, जिसे क्रिकेट का आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभ माना जाता है। यदि हम बात करें क्रिकेट के विकास की, तो 1909 में आईसीसी की स्थापना होती है। वहीं 1971 में इंग्लैंड में पहला एक दिवसीय मैच खेला जाता है। यदि आईसीसी की बात करें, तो 1975 में पहला विश्व कप इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ, जिसमें 8 टीमें शामिल थीं। यदि बात करें भारत में क्रिकेट की प्रारंभ, भारत में क्रिकेट का प्रारंभ 1721 से माना जाता है। वहीं 1932 में पहली बार भारत में एक दिवसीय आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया। यदि बात करें एक दिवसीय मैच की, तो भारत में पहला एक दिवसीय मैच 1974 में पहली बार खेला गया, और 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप की भारत को जीत हासिल हुई। चलिए बहुत बहुत वहीं शुक्रिया देखें कुलदीप, कम से 1790। कम आप हमें वर्ल्ड कप तक ले आए। तो कपिल देव से जब भारत को पहला वर्ल्ड कप मिला तो जरूर ये गौरवमयी क्षण रहा भारत के लिए। आगे हम इस चीज के को फिर से समझेंगे, आगे इसकी चर्चा और करेंगे, लेकिन जिस खेल के बारे में हम और आप बात कर रहे हैं जरूरी है कि हम उसके नियम, उसके जो अनुशासन हैं उनकी चर्चा भी कर लें। अनमोल, आपके पास चलते हैं। आप थोड़ा बताइएगा कि जो क्रिकेट है बेसिकली इसके क्या नियम है, किस तरीके से जो है इसको खेला जाता है, खास तौर से जो इसके प्रकार हैं इनकी चर्चा भी आप करें। जी मैम, बेसिकली हम इसके बारे में नॉर्मली जानकारी अगर दें तो सबसे पहले इसमें दो टीमें होती हैं जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और प्रत्येक टीम का लक्ष्य ये रहता है कि सामने वाली टीम से ज्यादा रन बनाना है। इसके बाद हम बात करें क्रिकेट के प्रकार की, इसमें नॉर्मली हमारे भारत में 9 प्रकार के क्रिकेट खेले जाते हैं। जो सामान्यतः 4 प्रकार के जो क्रिकेट के प्रकार हैं वो ज्यादातर लोकप्रिय हैं। जैसे पहले हम सबसे पहले बात करें टेस्ट मैच की। टेस्ट मैच में जैसे असीमित ओवर होते हैं और इसमें 5 दिन मैच चलता है। इसके बाद हम बात करें ओडीआई सीरीज की। इसमें क्या होता है, इसमें 50 ओवर होते हैं, ये एक दिवसीय मैच होता है। इसके बाद बात करें हम T20 वर्ल्ड कप की। ये 20 ओवर का होता है, इसमें समय भी कम लगता है और ये इसलिए दर्शकों के लिए काफी आकर्षक भी होता है। इसके बाद बात करें हम भारत के जो घरेलू स्तर पर खेले जाते हैं टूर्नामेंट, जैसे हम बात करें रणजी ट्रॉफी की, इस ट्रॉफी की। इसके बाद बात करें हम सैयद मुख्तार ट्रॉफी की। मतलब ये घरेलू स्तर पर जो टूर्नामेंट ऐसे हैं जिनमें क्रिकेटर्स का जैसे सिलेक्शन होता है, आईपीएल के लिए सिलेक्शन होता है। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर सिलेक्शन होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर सिलेक्शन होता है। तो ये जो टूर्नामेंट होते हैं इनके इनके अंतर्गत। और इसके बाद अगर हम बात करें क्रिकेट के कुछ खिलाड़ियों की, अगर हम बात करें तो क्रिकेट के देखते हैं कि हमारे देश में काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में काफी अच्छी छवि बनाई है अपनी। मतलब इस रास्ते पे चलकर एक नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। जैसे कि हम सचिन तेंदुलकर की बात करें
तो उनके नाम काफी ऐसे रिकॉर्ड हैं जिनको तोड़ना दुनिया के किसी भी खिलाड़ी के लिए वाकई में एक बेहद मुश्किल काम है। इसके बाद संक्षेप में ये बात करेंगे, जैसे विराट कोहली हो गए हैं, महेंद्र सिंह धोनी हो गए हैं, कपिल देव हुए हैं। काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमारे देश जिन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया और देश का नाम रोशन किया है। थैंक यू मैम। अनमोल ने जैसे बात की, जैसे कोहली की बात की या तेंदुलकर की बात की या सुनील गावस्कर का भी रोल है, लेकिन जितने भी उदाहरण अभी जैसे देखिए बच्चों ने भी दिए, लेकिन इसमें आप देखेंगे महिला जो क्रिकेटर्स हैं इनका जिक्र नहीं दिखाई देता है। और ये तो खैर चर्चा के अलावा भी जो सोसाइटल लेवल पे भी आप देखेंगे तो जो महिला क्रिकेटर्स हैं उनका भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बहुत सराहनीय है। लेकिन इसके बाद भी जो समाज है या कह लीजिए जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम है, उससे जो महिला क्रिकेटर्स है वो कटी हुई क्यों है? हम रवि के पास चलते हैं। रवि, आपको क्या लगता है इसके पीछे आप क्या रीजंस देख पाते हैं? और क्या इधर सरकार का कुछ योगदान है या सोसाइटी के लेवल पे ही प्रयास होने चाहिए? जी मैम, थैंक यू। तो महिला क्रिकेट की बात की जाए, जैसा कि कुलदीप ने बताया कि 18वीं शताब्दी से लेकर इसका क्रेज चालू हुआ है। हम्म। और महिला क्रिकेट का जो सफर अभी तक का है बहुत रोमांचक रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कई समस्याएं हैं जिस पे बात करनी जरूरी है। जैसे कि वेतन में असमानता, जहां पर देखा जाता है कि महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता है पुरुषों के मुकाबले। जैसे कि अभी भी कई संस्थाओं ने इनिशिएटिव किया है, जैसे बीसीसीआई, आईसीसी। यहाँ पर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट के तौर पे आप है, लेकिन आप जब देखेंगे WIPL और वर्ल्ड बिग बैश लीग करके, वहां पर ये जो गैप है बहुत बड़ा दिखता है। जैसे कि अभी IPL का ही आप डाटा लीजिएगा तो सबसे बड़ा अगर कोई गया है तो वो 27 करोड़ रुपए का गया है। और महिलाओं क्रिकेट में 2.5 करोड़ और ढाई आसपास गया है इसमें। और उसके साथ साथ मीडिया और कवरेज की स्पॉन्सरशिप भी इनको उस लेवल की नहीं मिलती है। इसमें कई लोग ये राय देते हैं कि ब्रांड वैल्यू मिलना चाहिए, ये सब मतलब ब्रांड वैल्यू नहीं है महिला क्रिकेट का। लेकिन आप देखिएगा तो हर महावीर और जैन का पहला दिन होता है। आज जो पुरुष क्रिकेट की हम देख रहे हैं वो शायद शुरुआती चरण में नहीं था, उसको उस तरीके का स्पॉन्सरशिप्स मिली, मीडिया प्रेजेंटेशन मिली, टीवी मिला, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे उनको दिखाया गया। इस तरीके से वो आगे बढ़ी। और एक और अब बड़ी समस्या है कि बुनियादी ढांचे में कमी। अगर हम देखेंगे तो ग्रास रूट लेवल पे आज भी खेलों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। हम आज जितने लोग हैं यहाँ पर सबको एक गलत फहमी होगी कि हम सब रणजी तो खेल ही लेते हैं। लेकिन खेल अगर खेल तो यहाँ पर बुनियादी ढांचा बड़ा न अच्छे गुणवत्ता वाले स्टेडियम्स हैं, न किट्स हैं, न उपकरण हैं। और बहुत ही जटिल भी समस्याएं हैं, खासकर ग्राउंड लेवल पे आप देखें। और सब कुछ सही हो जाए, जितनी मैंने बात की अगर मान लीजिए सही हो जाए, लेकिन आप समाज और सांस्कृतिक जो हमारा एक जटिल मुद्दा है कि आज भी कुछ खेल ऐसे हैं जिसपे आप देखेंगे कि वहां पर सिर्फ ये माना जाता है कि पुरुष ही खेलेंगे, या ऐसा प्रतीत होता है। तो वहाँ कई सारी दिक्कतें हैं। यहाँ पर शिक्षा और जागरूकता बहुत आवश्यकता है, जहाँ पर हम महिलाओं को लगातार इसमें प्रतिभागी बढ़ाएं और इसको जरूर करें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखेंगे तो आज भी हम देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े प्रांत हम देखेंगे, वहाँ पर खासकर पेरेंट्स जो हैं वो बड़े कम महत्वाकांक्षी हैं अपने बच्चों को लेकर। और खासकर बच्चियों के प्रति तो उनकी और ही स्थिति दयनीय है। तो वहां पर हम कहीं कुछ काम कर सकते हैं, और खासकर पेरेंट्स को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अपनी बच्चियों को भी ध्यान दें और खेलों में आगे बढ़ाएं। और और देखेंगे तो हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भी कमी देखने को मिलती है। जैसे टूर्नामेंट्स हो गए, कई सारी चीजें हो गई। अभी भी आप देखेंगे तो प्राइम लेवल पे सिर्फ 3-4 क्रिकेट जो बोर्ड्स हैं वही वुमेन क्रिकेट को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जैसे कि अभी भी आप देखेंगे तो जिम्बाब्वे, केनिया और कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर महिला क्रिकेट की जो प्रतिस्पर्धा है वो बहुत कम स्तर पे है। इसके लिए हम यही कर सकते हैं कि जैसे नए नए टूर्नामेंट्स को स्पॉन्सर करें, नई नई तकनीक लाएं ताकि लोगों का इंटरेस्ट इसमें बने। की तरफ और लौटेंगे उपयुक्त अगर रवि, पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। उपाय की तरफ लौटेंगे कि मतलब और क्या उपाय किए जा सकते हैं। सूरज के पास चलते हैं। सूरज, आपको क्या लगता है कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने में क्या कंट्रीब्यूट कर रही है? सरकार का योगदान कितना है? और खास तौर से अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्या
आप इस तरह कोई सरकारी प्रयास देख पा रहे हैं? हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम, अगर क्रिकेट या अन्य गेमों को लेकर सरकार की भूमिका देखी जाए तो पिछले कुछ 1 या 2 दशक से सरकार क्रिकेट या अन्य खेलों को लेकर बहुत सक्रिय रूप से भूमिका निभा रही है। जिससे भारत सरकार द्वारा कुछ स्कीमें लाई गई हैं। जैसे होता है सही, एक स्कीम है जिसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, और खेलो इंडिया है जिसमें वित्तीय सहायता खिलाड़ियों को प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने उच्च स्तरीय गेम तक खेलने के लिए सक्षम हो पाता है। और दूसरी चीज मैम, अगर देखा जाए तो पहले होता था कि जैसे अगर स्पोर्ट्स में कहते हैं कि एक जुओं का खेल हो गया है, जिससे आपका करियर हो सकता है बने या न बने, इसके लिए भारत सरकार स्पोर्ट्स कोटा लाई है, जिसके माध्यम से अगर कोई स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी होता है तो उसको सरकारी नौकरी में भर्ती सीधे दे दी जाती है। जैसे अभी हाल ही में मोहम्मद सिराज को दे दिए गया, जीएसपी बना दिया गया। और देखा जाए मैम तो अभी हाल ही में 2025-26 वित्तीय वर्ष में खेलों के लिए लगभग 352 करोड़ रुपए की वित्तीय आवंटन किया गया है, वृद्धि की गई है अगले वर्ष की अपेक्षा। और बहुत सारे भारत सरकार द्वारा स्टेडियम बनाए जा रहे हैं खेलों को प्रोत्साहन देने हेतु, और भावी युवा पीढ़ी को आगे मानी स्पोर्ट्स में लाने के लिए कुछ जैसे अर्जुन पुरस्कार हो गए या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हो गए, ऐसे मानी सम्मानित किया जाता है उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, ताकि भावी आने वाली पीढ़ी उस खेलों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाए। और मैं वैसे ही सब कुछ सरकार चलिए की भूमिका अमितेश, देखी आपके पास जाती है। चलते हैं। आप देखिएगा तो हर जगह पे, हर फ्रंट पे कहीं ना कहीं तकनीकी अपना रोल जो है प्ले कर रही है। अगर आज हम और आप जुड़ पा रहे हैं तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं तकनीकी रोल प्ले कर रही है। क्रिकेट में आप कितना देखते हैं कि तकनीकी ने क्या क्रिकेट के स्वरूप को कुछ बदला है? कुछ बदलाव आप देख पाते हैं, और वो बदलाव कितना अहम है आज के समय में? आज के जो उभरता हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, उसमें तकनीकी ने कितनी भूमिका निभाई? जी अमितेश। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि तकनीकी ने तो लगभग हर क्षेत्र में अपनी भूमिका, हर क्षेत्र की भूमिका कहीं ना कहीं बढ़ाई ही है। समय के साथ चीज़ें बदल रही हैं। साथ ही क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में भी लगातार बदलाव देखे जा सकते हैं। क्रिकेट बहुत पुराना ही गेम है। पहले चाहे कि खेल पूरी तरीके से खिलाड़ियों के प्रतिभा और अंपायरों के फैसले पर निर्भर किया करता था, तकनीकी ने इसमें निश्चित तौर पर क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। आधुनिक क्रिकेट में तकनीकी तकनीकी ने न केवल खेल की गुणवत्ता बढ़ाई है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को और अधिक सटीक और निष्पक्ष बना दिया है। हम्म। हालांकि ये तकनीक सिर्फ खेल खिलाड़ियों के लिए नहीं, हम दर्शकों के लिए भी उपयुक्त हुआ है। इसको हम कुछ उदाहरणों के रूप में देखते हैं। अगर हम खेल की बात करें तो डीआरएस सिस्टम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, इसमें खिलाड़ी जब आउट होता है तो उसके पास चांसेस होते हैं कि वो रीचेक करा सकता है कि मैं आउट एक्चुअल में हूं या नहीं हूं। यह सुविधा दोनों पक्ष की टीमों के लिए 2-2 या फिर 3-3 अलग अलग फॉर्मेट में उपलब्ध रहती है। दूसरी तकनीक की बात करें जो जो कि है हॉक आई और स्निकोमीटर। हॉक आई का तकनीक का उपयोग गेंद और पिच और उसके प्रति व्यवहार के विश्लेषण के लिए किया जाता है। वहीं स्निकोमीटर कैच आउट होने पर या फिर एलबीडब्ल्यू जैसे फैसलों में ज्यादा सटीक प्रतीत हुए हैं। खिलाड़ियों के संदर्भ में तकनीक की बात करें तो एआई और डेटा एनालिटिक्स द्वारा खिलाड़ियों की सटीकता और उनकी एफिशिएंसी को के पैमाने को मापने के लिए किया जा सकता है। और इसके अलावा आधुनिक क्रिकेट में टीमों को रणनीति बनाने के लिए ये डेटा एनालिटिक्स काफी उपयोगी होते हैं। इससे हम विपक्षी टीम में कौन सा खिलाड़ी अभी फॉर्म में है या फिर आउट ऑफ फॉर्म है, इसका हम विश्लेषण आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों के संदर्भ में एक और बात, उनकी फिटनेस मॉनिटरिंग और इसके साथ साथ उनके लगे हुए चोटों की चोटों का भराव सही से हो रहा है कि नहीं, इसकी भी जानकारी हम इसी तकनीक के आधार पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि मेडिकल सुविधाएं में भी तकनीकी का बढ़ाव होना इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। हम दर्शकों के संदर्भ में बात करें तो स्पाइडर कैम और स्टम्प माइक का योगदान काफी महत्वपूर्ण है, जिससे हम जैसे हॉटस्टार या फिर जियो के ऐप में हम दे सकते हैं कि वर्तमान में अलग अलग एंगल से हम मैच को देख सकते हैं। अपने फेवरेट खिलाड़ी को हम हर एक एंगल से देख सकते हैं, जिसमें 360 डिग्री एंगल का नाम दिया गया है। हालांकि इससे कुछ जुड़ी हुई चुनौतियां हैं। यह निश्चित तौर पर
क्रिकेट को पारदर्शी तो बनाया है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार कभी चुनौतियों की चर्चा करेंगे अमितेश, थोड़ा सा चुनौतियों की चर्चा करेंगे, कुछ और अहम मुद्दों की चर्चा कर लेते हैं। अंशु के पास चलते हैं। अंशु, अच्छा, वैसे तो भारत में बहुत सारे खेल हैं, आपको पता है हमारा जो राष्ट्रीय खेल वो हॉकी है, फिर भी क्रिकेट को लेकर के जो दीवानगी है युवाओं के साथ साथ बच्चों में, बुजुर्गों में, सब जगह देखने को मिलती है। क्या लगता है आपको, क्रिकेट को लेके इतनी दीवानगी क्यों है? थैंक्स अ लॉट मैम। ऐस- आज के युग में सब खेलों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। एक कहावत भी कही जाती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। ऐसे देखा जाए तो कई खेल हैं, हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल। हॉकी तो अपने देश का एक राष्ट्रीय खेल भी है, लेकिन हॉकी या अन्य कोई खेल उतनी प्रसिद्धि हासिल नहीं कर पाए हैं जितना कि क्रिकेट किया है अपने क्षेत्र में। और क्रिकेट को तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गया है। और क्रिकेट केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में, जैसे जापान, अमेरिका, चीन में क्रिकेट को बढ़ावा मिला है। और इसको देख कहा जा सकता है कि ये ग्लोबल इंटरटेनमेंट का हिस्सा बन चुका है। भारत में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता के ये भी कारण कह सकते हैं कि क्रिकेटर्स को लोग एक सेलिब्रिटी के रूप में मानते हैं। और एक और भी कारण कह सकते हैं कि जितने क्रिकेटर्स हमारे हैं उनको सब जिनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं सब उनको अपना आदर्श मान लेते हैं, उन्हीं के जैसे बनने की ख्वाहिश रखते हैं। और जैसे कि विराट कोहली, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, आई कैसे अन्य खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट को बढ़ावा दिए हैं, अपने अपने क्षेत्र में बढ़ावा दिए हैं। और यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर जी को लोग भगवान के रूप में देखते हैं। ये ना केवल अपने भावना और अच्छे प्रदर्शन से पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में अपना एक अलग योगदान प्रदर्शन किया। और ये इनकी ये सब की कहानियों से देख सकते हैं कि कड़ी मेहनत से भी हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और तो उतना नहीं। चलिए थैंक यू काजल, मैम। आपके पास चलते हैं। देखिए, जैसे अंशु ने कहा कि जो प्लेयर्स हैं उनको लोग एडमायर करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोहली हो या धोनी हो। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें तो यही खेल कॉमर्शलाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, चाहे वो IPL में लगने वाली बोलियां हो या जो क्रिकेटर्स के द्वारा एडवर्टीजमेंट वगैरह किया जाता है। आप खेलों के व्यवसायीकरण को कहाँ तक देखती हैं, उसको कितना सही मानती हैं? धन्यवाद मैम। मैम, जैसे क्रिकेट पहले एक खेल था, लेकिन अब ये धीरे धीरे उद्योग में बदल चुका है। खेल अब एक केवल मनोरंजन तक एक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसमें पैसा, ब्रांड, विज्ञापन और निवेश का बहुत बड़ा प्रभाव आ गया है। हम देखें तो जैसे लीग क्रिकेट का जब से उदय हुआ, IPL जैसे T20 लीग्स ने क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया है। और इसमें खिलाड़ियों की नीलामी होती है, और फ्रेंचाइजी टीमों जो होती हैं करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स है, और फिर जो है रॉयल रॉयल क्रिकेट बेंगलुरु है। ये सब टीमें जो पैसा खर्च करती हैं खिलाड़ियों के ऊपर कि कितना कौन खिलाड़ी कहाँ तक जाएगा। और इसमें देखते हैं प्रयोजन और विज्ञापन जो दिखाए जाते हैं वो भी खिलाड़ियों के द्वारा दिखाए जाते हैं, जिसमें ब्रांड्स जो होते हैं क्रिकेट में निवेश करते हैं और खिलाड़ियों को विज्ञापन अनुबंध देते हैं। जिससे कि विराट कोहली हो गए हैं और जो MS धोनी हो गए हैं, जिन्हें हम लोग ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, जिसमें उनको व्यवसायीकरण को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाता है। टीवी हो गई और डिजिटल मीडिया, ये भी काफी लोकप्रिय बन रहा है क्रिकेट प्रसारण अधिकरण में, जिससे हम ब्रॉडकास्टिंग राइट कहते हैं। ये करोड़ों करोड़ों में बेचे जाते हैं। स्टार स्पोर्ट्स हो गए, सोनी व डिज्नी डिज्नी हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म भारी भारी मुनाफा कमाते हैं इससे, जिसमें उद्योग माना जाता है। लेकिन यह एक खेल ना रह करके बल्कि एक बड़े पैमाने पर इसमें विदेशी लीग और निवेश भी आ गए हैं। ये इसमें केवल भारत ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में बिग बास लीग और जो है UK का द 100 लीग, अपने देश देश भी क्रिकेट की लीग बन चुकी है, जिसमें खेल चलिए, का जिस तरह से काजल व्यवसायीकरण बढ़ता चुनौतियों की है। चर्चा करते जा रही है कि भाई व्यवसाय करने तो इतनी सारी चुनौतियां ला दी। सचिन, आपके पास चलते हैं। आपको क्या लगता है कि खेलों से जुड़ी हुई इस समय भारत में आप क्या क्या चुनौतियां देखते हैं? खासतौर से बात करें क्रिकेट की, तो सारी चीजें अच्छी, मतलब एवरीथिंग कैन नॉट बी ग्रे, ब्लैक एंड और वाइट, इट माइट बी ग्रे ऑल्सो। तो आपको क्या लगता है कि चुनौतियां कहाँ हैं? मैम, थैंक यू सो मच। और बात करें क्रिकेट की तो चुनौतियों में सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जैसे आजकल जो है ओलंपिक का जो है, ओलंपिक के गेम्स जो होते हैं, तो उसमें जो है 4 साल
के बाद आता है, तो उस टाइम हम लोग मेडल की काउंटिंग करते हैं और अन्य देशों से उसकी तुलना करते हैं कि हमारे देश में मेडल्स की कमी क्यों हो रही है, मेडल्स क्यों नहीं आ रहे हैं। इसका एक कारण ये देखा जा सकता है कि झुकाव क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा है। तो इसमें इसे एक चुनौती के रूप में लिया जा सकता है कि किसी एक खेल को इतना ज्यादा महत्ता देनी से हमारा जो ओलंपिक में जो वैश्विक स्तर पे हमारा प्रदर्शन अच्छा हो सकता है, उस पर ध्यान कम दिया जा सकता है। हम शहरों में देखते हैं कि लगभग मैक्सिमम शहरों में यही यही होता है कि जो है वहाँ पे क्रिकेट एकेडमीज होती हैं, लेकिन हम ओलंपिक एकेडमीज का नाम ही नहीं सुनते हैं। तो ये एक चुनौती के रूप में है। और दूसरी बात है कि जैसे जो प्रतिष्ठित खिलाड़ी होते हैं, तो इनका क्या है कि ये एडवर्टाइजमेंट जो करते हैं, तो आजकल नैतिकता का इतना क्षरण हो चुका है कि उसमें ये देखा जाता है कि कोई भी जिन्हें लोग आइडियल मानते हैं, जिन्हें एक अपने जीवन का रोल मॉडल मानते हैं, वो क्रिकेटर्स या वो बड़े प्रतिष्ठित लोग ऐसे ऐसे विज्ञापनों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे ऐसे विज्ञापन करते हैं जिसमें जैसे अल्कोहल या फिर पान मसाला, बहुत सारे ऐसे वो हैं। तो ये भी एक चुनौती है। और बात करें गैम्बलिंग की, तो गैम्बलिंग एक ऐसी चीज है, मतलब जुआ, जिसमें सट्टेबाजी होती है क्रिकेट में। इसमें कई ऐसे केस भी हुए हैं, जैसे सन 2000 में हुआ था, और सन 2003 में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे दर्ज हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान के क्रिकेटरों पर ये वो लगा हुआ था। और 2009 में ऐसी घटनाएं हुई हैं। 2017 में भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर जैसे क्रिकेटरों पर ये लगा है कि वो लोग मतलब मैच फिक्सिंग कर लेते हैं, और दूसरी तरफ सट्टेबाजी चलती रहती है। तो गैम्बलिंग और जो है मैच फिक्सिंग, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बात करें और उसमें से, तो एक है कि जैसे जो चीयर लीडर होते हैं आईपीएल्स में, तो उसमें उनको एक सोशल मीडिया पे अलग तरीके से दिखाया जाता है। और बात ये है कि जैसे उनका मतलब उनको एक जैसे कहते हैं नहीं, महिलाओं का वस्तुकरण किया गया है। तो उनको इस तरीके से सोशल मीडिया पे कभी कभी प्रदर्शित किया जाता है, जो हमारे खेल भावना की विपरीत भावना है, जो आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन करता है, किसी भी व्यक्ति को गरिमामय जीवन का अधिकार देता है जो सभी नागरिकों को प्राप्त है, तो उसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। तो ये एक चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं। अच्छा, अभी अमितेश के पास चलते हैं। अच्छा अमितेश, क्योंकि आप सब लोग तैयारियों से जुड़े हुए हैं, जो परीक्षाओं की तैयारी आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो खेल है का कितना योगदान होता है? पता नहीं आप लोग कितना टाइम मैनेज कर पाते हैं खेलों के लिए या नहीं, बट कहीं ना कहीं जो क्रिकेट है वो गली मोहल्लों का भी खेल है। तो आपको क्या लगता है कि खेल आपकी तैयारी को या एक स्टूडेंट के, एक एस्पायरेंट के जीवन को कितना प्रभावित करता है? मैम, कोई भी खेल अनुशासन पर आधारित होता है। और हम बचपन से मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति पढ़ने से पहले खेलना शुरू करता है, और कहीं ना कहीं अनुशासन की शिक्षा वो खेल के माध्यम से प्राप्त करता है, जो कि हमारे हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक आवश्यक वस्तु तो नहीं करूंगा, लेकिन एक आवश्यक चरण जरूर हो सकता है अनुशासनता लाना किसी न किसी ओर। तो मेरे दृष्टि से अनुशासन हमें खेलों से प्राप्त होता है, और यह विद्यार्थी जीवन के लिए हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू। अनमोल, आपके पास चलते हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत रुचियां भी लेते हैं खेलों में। अनमोल, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? और उसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों आप उनको एडमायर करते हैं और किस लेवल पे? मैम, सचिन, आपके पास मेरा लौटते हैं। फेवरेट हाँ मेरा जो फेवरेट प्लेयर है, हेलो, आवाज आ रही है मैम? हाँ 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 हाँ। ये फेवरेट प्लेयर की बात करें तो काफी ज्यादा हैं, जैसे रोहित शर्मा है, विराट कोहली है इस समय। और इसके बाद बात करें जैसे जसप्रीत बुमराह है जो कि बॉलर है। तो इन सारे प्लेयर की बात करें तो ये काफी मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। इनसे क्या सीख मिलती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं अभी। सचिन तेंदुलकर ने अपने कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें तोड़ना वाकई में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है किसी के लिए। लेकिन विराट कोहली ऐसे महान बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने 2024 में उसमें ओडीआई सीरीज में उनके अर्धशतक के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनके 49 अर्धशतक बने थे, जिनमें 50वां अर्धशतक बना बना के विराट कोहली ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इसके बाद हिटमैन रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा काफी अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। जब तक वो टीम की कप्तानी करते हैं तब तक काफी टीम अनुशासित रहती है, और सभी जो प्लेयर हैं काफी अनुशासन में रहते हैं। और इसके बाद जैसे काफी ऐसे प्लेयर हैं जिनसे हमें काफी सीख मिलती है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हो गए, कपिल देव हो गए, और युवराज सिंह हो गए। इनसे हमें काफी ज्यादा सीख मिलती है।
थैंक जैसे यू मैम। झूलन गोस्वामी हो गई, मिताली राज भी हो गई। चलिए, खेलों का यस भविष्य मैम। आप कहाँ तक देख पाते हैं रवि? रविकांत, ये भी बताइएगा कि आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि क्रिकेट का स्वरूप और कितना बदलने वाला है? और क्या आप क्रिकेटर्स में भी कुछ अलग तरीके का बदलाव देख पा रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो क्रिकेटर्स होंगे उनके सोचने की जो तरीका होगा वो कुछ डिफरेंट होगा? जी मैम, सॉरी, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं कि आप जो है लगभग नहीं। मतलब खेलों का जो स्वरूप है वो आने वाले टाइम में आप कितना देख रहे हैं कि कितना जो है चेंज हो सकता है? और खास तौर से बात करें क्रिकेट की या क्रिकेटर्स की, तो वो उनका सोचने का जो आयाम है वो कितना चेंज हो सकता है आने जी वाले टाइम में? जी मैम, अगर देखा जाए तो खेलों का जो लगातार पीरियड है वो अलग ही लेवल पे क्रेज बनाया है। हम्म। और भारत में अगर बात करें तो हर प्रारूप में हर लोग जिसे पसंद कर रहे हैं। अभी अभी देखा जाए तो इसका व्यवसायीकरण और होगा। और खेलों के जैसे कि जैसे फ्रेंचाइजी लीग जो है, इनका बहुत ज्यादा विकास हो। और इससे प्रभाव भी पड़ेंगे। कई प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि इंडिया जैसे एक कंट्री के रूप में खेल रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो हर टीम में एक एक न एक हर व्यक्ति का एक जोन में खिलाड़ी अपना पसंदीदा खिलाड़ी है। तो यहाँ पर एक विशेषता प्रॉब्लम आ सकती है भविष्य में। लेकिन अगर देखेंगे तो व्यक्तिगत रूप में उसको बहुत ही एक प्रतिभाशाली मिलेगा, प्रतिभा मिलेगी, जिससे कि वो क्रिकेट को आगे बढ़ाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो एक एक जर्नी है किसी भी व्यक्ति की। तो वहां पर चीजें दिक्कतें होंगी। थैंक यू मैम, आगे। चुनौतियां देख पा रहे हैं हम। चलते चलते लास्ट कमेंट हम लेते हैं सचिन से। सचिन, जी जी। खेलों का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो किसी इंडिविजुअल पे आप क्या देख पाते हैं? कितना जरूरी है खेल हमारे लिए, एक इंडिविजुअल के लिए या एक यूथ के लिए? और आने वाले समाज को बनाने में खेलों का क्या योगदान रहेगा? सचिन, चलते चलते लास्ट कमेंट आपसे। यस मैम। अ, किसी भी व्यक्ति के जीवन पर खेलों के प्रभाव को अगर हम देखें, खास करके क्रिकेट का, तो अभी का हम देख सकते हैं। जैसे एक कहावत है एक दोहा है, सॉरी, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। तो इस दोहे से हम ये सीख सकते हैं कि जैसे किसी भी क्रिकेटर, जो बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, बस उनका रिकॉर्ड्स, उनके नाम सुनते हैं और हम उनके पीछे के संघर्ष को नहीं सुनते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में कहा जाता है कि वो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक सेल्फ प्रैक्टिस करते थे, 10 से 5 तक अपोनेंट के खिलाफ खेलना, उसके बाद 6 से 10 अपने मेंटोर के साथ खेलना, अपने कोच के साथ खेलना। तो वो उनके प्रैक्टिस को दर्शाता है। तो सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि हमें किसी भी चीज में अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना वो बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात यह है कि आजकल जो है, जो मेटेरियलिज्म बढ़ता जा रहा है, भौतिकतावाद बढ़ती जा रही है। किसी भी इंसान में देखिए तो पॉलिटिक्स में हम आंकड़ों की बात करते हैं या कैसी भी बात करते हैं, तो वहां पे होता है कि लोग अपनी नैतिकता को भूलकर अलग मार्ग चुन लेते हैं। तो वहां पे सचिन तेंदुलकर का एक कोट है, डोंट बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस, बिकम ए मैन ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स, जिससे हम बहुत ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। इसमें उन्होंने खुद इसका सेट किया है एग्जाम्पल कि हम, उन्होंने कभी अल्कोहल या फिर मादक पदार्थों का कभी भी विज्ञापन ना करने की शपथ ली है, पब्लिकली इसको ऑफर किया। तो इससे हम सीख सकते हैं। तीसरी बात है कि एनसीआरबी का एक डाटा आया था, जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का। उसमें बताया गया कि 2021 में 13,000 स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की। तो इसको हम देखते हैं कि लोग मतलब आजकल एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें इतनी ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा कंपटीशन है, लोग मतलब हार मान जाते हैं। तो उससे ये सीख मिल सकती है कि आप क्रिकेट टीम को देखिए, वहां पे कितना प्रेशर होता है, प्रेशर मैनेजमेंट और ये सब, वो हम देख सकते हैं, वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और बात करें कि इससे सचिन, आपका नेटवर्क साथ नहीं दे रहा है। समझ के आधार पर काम अपना। करना चाहिए। अपने आप एक जगह सही हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको जो है आपकी टीम, आपके साथ रह रहे लोग, आपके साथ जो लोग हैं, उनके विचार आपको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसे हमें सीखना चाहिए। और इस खेलों से हमें मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं, हम फोकस्ड हो सकते हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो उसे हम खेलों से हम वो प्रेशर मैनेजमेंट और ये लीडरशिप की क्वालिटी भी देख सकते हैं। 1983 में कपिल देव जी थे, उन्होंने कैसे प्रेशर मैनेजमेंट किया, वहां पे लीडरशिप क्वालिटी कैसे दिखाई, ये हम सीख सकते हैं। और उसके बाद खेलों से हमारे फिजिकल होता है कि फिजिकली हम कितना स्ट्रांग हो सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत प्रभावकारी हो सकता है। इससे हम लर्निंग ले सकते हैं। नेबर गिव अप की
जो है स्पिरिट हमारे अंदर होनी चाहिए। परवीन तांबे जी हैं, 38 साल की उम्र में आईपीएल में डेब्यू कर रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमें बहुत सारी प्रेरणा देते हैं। और खेलों का अपने जीवन में महत्व है, लेकिन इंडिया को इस टाइम नीड है कि एक ही खेल को आगे बढ़ावा देने से अच्छा है, मेरा मानना है कि ओलंपिक के खेलों को भी सेम बढ़ावा दिया जाए, तो ये ज्यादा बेहतर हो सकता है। चलिए, सचिन ने जैसे कहा कि जो है ओलंपिक के खेलों को भी बढ़ावा देना चाहिए, और हम सभी बिल्कुल मानेंगे कि सारे खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि क्रिकेट को जो गली मोहल्लों का खेल है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो जितना करीब होता है ना, उसको लेके उत्साह उतना ज्यादा होता है। खैर, एक कहावत तो चरितार्थ हो गई ना कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, क्या कहते हैं, बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये जो कहावत है बिल्कुल उल्टी हो गई। खेलो कूदोगे तो भी आप नवाब बन सकते हो, बशर्ते आपका डिटर्मिनेशन और आपका पैशन आपका साथ दे। तो ये तो हमारे लर्नर्स की राय रही, हमारे बच्चों की, स्टूडेंट्स की राय रही। आपका खेलों को लेकर क्या विचार है, आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर जल्दी मिलेंगे आपसे किसी और चर्चा और किसी और टॉपिक के साथ, कुछ और नए बच्चों के साथ। अभी की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप भी हमारी इस चर्चा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य से अवश्य अवगत कराएं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू। थैंक यू मैम।